और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड में होने वाले चुनाव के चलते अब कांग्रेस में भी थोड़ी हलचल दिखने लगी है। इस बीच कांग्रेस युवाओं के भरोसे संगठन में दम भरने की कोशिश करती नजर आ रही है। वहीं नए साल में पहले कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस ने देहरादून महानगर से की, जहां प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने महानगर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस बीच पार्टी की खामियों पर भी खुलकर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष की माने तो कांग्रेस नई रणनीति के तहत प्रदेश भर में काम करेगी और हर खामी पर चर्चा की जाएगी। देखिए, क्योंकि नव वर्ष भी है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान था कि सभी कार्यकर्ताओं से यहाँ पे एक मुलाकात भी हो जाएगी और उसके साथ साथ जो हमारी बूथ कमेटियाँ हैं, हमारी ब्लॉक कमेटियाँ हैं, हमारी वार्ड कमेटियाँ हैं या कांग्रेस के जो हमारे कार्यक्रम है वो हम जो है बूथ लेवल तक ले जाने की हमारी आज रणनीति बनी है और हर घर पे कांग्रेस अपना झंडा लगाने का काम करे। इसीलिए हर कार्यकर्ताओं को आज हमने आह्वान भी किया कि अपने घरों पर वो झंडा भी लगाएं और जो भी आज जहाँ पे भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के विधायक हैं, वहाँ हमारे साथियों के साथ बड़ा भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। उसका विरोध हम लगातार करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। इसी बातों को लेकर हमने मीटिंग को यहाँ आगे कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर उपजिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के साथ कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें आने वाले समय में कोरोना टीकाकरण लगाए जाने को लेकर तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। वैक्सीन आने के बाद किस तरह लोगों को इसका टीका लगाया जाएगा, वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा, उसके लिए उपजिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग, सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक कर चर्चा की और क्या रूपरेखा होगी, क्या तैयारियां की जाएंगी, क्या रणनीति होगी, कैसे लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा है, सुरक्षा का भी ख्याल रखना है और वैक्सीनेशन भी करना है, इसको लेके चर्चा की गई। देखिए, कोविड टीकाकरण संबंधित ये जो मीटिंग थी, ये कोविड टीकाकरण की तैयारियों संबंधित थी, जिसमें हमारा मेडिकल विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, नगर पालिका परिषद, बाल विकास और कुछ सामुदायिक संस्थाएं इसमें प्रतिभाग किया था। इसमें हम लोगों ने कोविड टीकाकरण संबंधित विशेष तैयारियां और कैसे इसमें लोगों के बीच में कोरोना की इस महामारी के समय में सही दूरी बनाकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए टीकाकरण किया जाएगा, इस संबंधित तैयारियों के बारे में बैठक की गई थी। और पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर की गई आगजनी और तोड़फोड़ से उत्तराखंड में भी उबाल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने पाकिस्तान का विरोध किया और देहरादून में पुतला दहन किया। इस बीच लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने वालों को जवाब भी दिया। देखिए, हमारे संत परमहंस जी की पाकिस्तान में एक समाधि थी, जहां काफी विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था और जिस प्रकार वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुआ, मंदिर में आग लगाई गई, मंदिर को तोड़ा गया, पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, इससे ये बात साबित होती है कि कितना बड़ा अत्याचार पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। हम हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस भी मनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब दुनिया में कहीं भी किसी अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी ताकत से खड़ा होकर उसका विरोध करेगा। और मैं पूछना चाहता हूं आज उन तमाम अल्पसंख्यकों का दम भरने वाले नेताओं से कि जब हिंदुस्तान में नहीं, जब पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है तो वो खामोश कैसे बैठ जाते हैं। आज सामने आना चाहिए, सब लोगों को ताकत के साथ सामने आना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग एकजुट होकर खड़े होंगे। मुझे लगता है कि बहुत बेशर्मी के साथ पाकिस्तान में जो कृत्य हो रहा है वो ये दिखाता है कि 15% की तादाद में रहने वाले हिंदू वहाँ 1% से भी कम हो गए हैं। ये बताता है कि कितना बड़ा अत्याचार पाकिस्तान में हिंदू समाज के साथ हो रहा है। और हम ये कहते हैं, मेरा जो खूबसूरत के हिंदुस्तान है, यहाँ देखिए चारों तरफ हिंदू हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, जैन हो, ईसाई हो, वो फल फूल रहा है और हम लोग इसके ऊपर गौरवान्वित भी हैं और ये कह सकते हैं कि मेरे हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को अभी भी अकल आ जानी चाहिए। अगर नहीं अकल आएगी तो हिंदुस्तान जिस दिन तुम्हारी तरफ मुंह मोड़ेगा उस दिन तुम्हारी अकल को दुरुस्त करना हम
हरिद्वार में होने वाले कुंभ के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं कुंभ मेले को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ जल्द ही एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जाएंगी। इस बीच मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी और इन सब मुद्दों को लेकर आईजी और डीजीपी तमाम राज्यों के अधिकारियों से बैठक करेंगे। साथ ही इस बार कुंभ के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बनाया जाएगा। मेले पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी, यानी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी, जांच की भी, देखभाल की भी, और कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी कि आगे का रूपरेखा क्या होगी, कैसे होगी, कैसे श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी और कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी, यातायात कैसे सुचारू किया जाए, बाधित ना हो। तो सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा कई दूसरे बिंदु भी होंगे कि कैसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, यातायात को बेहतर किया जाए, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। चूंकि कोरोना भी है, उससे कैसे संभला जाए, उसको ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइन का पालन कराते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर करने की तैयारी की जाएगी। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद अब तराई में बारिश की शुरुआत हो गई है। इस बीच उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते अब इलाके में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगले 2 दिन और कुछ लोगों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बारिश के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। आलम यह है कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच बारिश होने से जहां ठंड में इजाफा हुआ, वहीं बारिश के चलते किसानों को राहत भी मिली है। हालांकि बारिश से मटर की फसल को नुकसान होगा। बाजार में भी लोगों की आवाजाही कम दिखाई दी। यानी आज चूंकि अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी कई जगह हो रही है और कई जगह मैदानी इलाकों में, तराई में बारिश हो रही है। तो अब इस मौसम का कुछ लोग तो लुत्फ उठा रहे हैं और कईयों के सामने परेशानियां हैं। अलाव का सहारा है, ठंड बढ़ चुकी है, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं पे ठंड का जो सितम है वो लोगों के सामने है। तो जो सैलानी, जो पर्यटक देश प्रदेश से यहाँ पहुंचे हैं, वो जरूर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने कई चुनौतियां और कई परेशानियां हैं। तो जनजीवन पूरा प्रभावित हुआ है और लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें भी हैं, लेकिन अलाव का सहारा है। ठंड पड़ती है अब, और जैसे बारिश हो गई है और भी ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। करने के लिए अलाव पजा रहा है, लकड़ी पजा रहा है और ठंड के दाई और क्या है सर। और जोशीमठ में भी मौसम ने करवट ली है। आसपास के इलाकों में देर रात से हल्की बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ठंड बढ़ चुकी है और बर्फबारी के भी आसार बने हुए हैं। यानी कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, तापमान में गिरावट, कहीं सर्दी का सितम, कहीं अलाव का सहारा। और ये देखिए, ये इस तरह की परेशानियां अमूमन ज़्यादा हो जाती हैं जब बरसात होती है। कहीं पे सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, कहीं यातायात प्रभावित होता है और लोगों के सामने परेशानियां होती हैं। लिहाजा अब चूंकि मौसम ने करवट ली है, कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं ट्रैफिक की समस्या है और कहीं पे कोई दूसरी दिक्कत है। तो पर्यटक ज़रूर इस बदलते मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कई लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां भी पैदा हो गई हैं। जनजीवन पूरा प्रभावित हुआ है। बाजारों में भी लोग कम निकले, चूंकि जाहिर सी बात है जब बारिश होगी, बर्फबारी होगी तो लोग घर में रहेंगे और बाजार भी सूने दिखाई दिए, दुकानदारों के चेहरे भी मायूस दिखाई दिए और जो बाजार में रौनक होती है वो भी गायब रही। जोशीमठ की अलकनंदा और धौलीगंगा घाटी के दर्जनों गांव शीतलहर के आगोश में हैं। नगर क्षेत्र में सर्दी का सितम है। मौसम के बदले मिजाज और कड़ाके की ठंड के चलते लोग बेहाल हैं।
ऊपरी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड और सर्दी का सितम जारी है। आमजन अब बर्फबारी की आस लगाए हुए है। बर्फ की सिलियों में तब्दील हुए पेयजल आपूर्ति करने वाले पाइपलाइनें जम गई हैं। इस वजह से भी लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। शीतलहर का भी प्रकोप है, बर्फबारी का भी, कहीं बारिश का, अलाव का सहारा है। तो ये पानी की लाइनें कई जम चुकी हैं और लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां इस मौसम में सामने आ रही हैं। और रुड़की में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड है। वहीं ठंड की वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। इस बीच गरीब और बेसहारा लोग बिना आशियाने के खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। इस बीच शहर में रैन बसेरे भी बनाए गए हैं और इन रैन बसेरों में नगर निगम की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे इन लोगों को ठंड के सहारे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। और कई लोग इस ठंड की चपेट में आने से दम तोड़ देते हैं, लेकिन इन लोगों की जान की परवाह शायद किसी को नहीं। वो व्यवस्था जो होनी चाहिए रैन बसेरों में वो नहीं है। कुछ लोग अब भी खुले आसमान के नीचे, जिनके सिर पे छत नहीं, वो इस ठंड में रात और दिन गुजारने को मजबूर हैं। तो कोहरे का भी सितम है। यातायात पूरी तरह से उससे प्रभावित हुआ। वाहन रेंगते हुए नजर आए और जो लोग जिनके सिर पे छत नहीं, उनके सामने कई परेशानियां। वो सड़क पे ही अलाव के सहारे अपनी जिंदगी काटते हुए, दिन काटते हुए, जिंदगी गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी बोला था उन्हें, नगर निगम का आदमी गाड़ी लेके गया था। मगर भैया जी लकड़ी दे दो, यहाँ गरीब आदमी 10 आदमी पड़े हैं। बोलते हैं शाम को भेज देंगे, सुबह को भेज देंगे, कोई भेजता नहीं। अब ये पुराने कटे कपड़े इन्हें से जलाकर आग सेकते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा सर्दी है और अब की बार ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो बेचारे मजदूर लेवल के आदमी हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। और जो सरकार है उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ देखा है, चौराहे पे भी कोई लाइट वाइट नहीं है। निगम रोड के कहीं पे भी कोई आग की व्यवस्था नहीं है। जो बेचारे मजदूर लेवल के आदमी हैं वैसे भी ठंडी में ज़्यादा घर में पड़े हैं या फिर कहीं काम पे जाते, ठंडी वजह से काम पे नहीं जा सकते अपने। पौड़ी गढ़वाल में भी पहाड़ों में मौसम ने करवट ली है और इस बीच बीते करीब 12 घंटे से आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बारिश के बीच तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। इस बीच बर्फबारी के भी आसार बन रहे हैं और गड्ढों में पानी भर चुका है। कई हादसे हो रहे हैं, लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं। तो कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं पे यातायात प्रभावित हुआ, कहीं बाजार सूने पड़े हैं और कहीं लोग जो हैं वो किसी को हीटर का सहारा है तो कोई अलाव के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जो सैलानी हैं वो इस बदलते मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने कई तरह की परेशानी है। कहीं सर्दी का सितम, कहीं बर्फबारी का, कहीं पे बारिश का। ये तस्वीरें पौड़ी की हैं जहां पे पिछले कुछ घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में भी संभावना है यहां ठंड बढ़ेगी। हल्द्वानी के काठगोदाम में चांदमारी इलाके में बीते 24 सितंबर को हुए अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि अमित कुमार की हत्या कालीचोड़ के रहने वाले हरीश चंद्र ने की है और हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई जो तमंचा है वो भी बरामद किया है और पुलिस ने बताया कि आरोपी को सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस के चलते उसकी पहचान की गई, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। देखिए 24 तारीख को एक काठगोदाम में एक हत्या हुई थी एक व्यक्ति की गोली मार करके। उसमें तत्काल पुलिस ने FIR दर्ज करी है। काठगोदाम के द्वारा इसमें विवेचना की जा रही थी। तमाम वीडियो फुटेज और इत्यादि चीज़ें हमने बरामद हुई। उस आधार पे हमने अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया, जब उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया तो उसने जो है पूरी घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि जो है प्रेम प्रसंगों के वजह से जो है उसने ये घटना को अंजाम दिया है उसने। और जो विक्टिम था उसको जो है उसकी पत्नी के साथ रिलेशन को समझ रहा था वो, इस आधार पे उसने उसको हत्या करी है।
और इसमें हमें तमंचा बरामद हो चुका है और मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है, तमाम और चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं। और पिछले 36 घंटों से बंद पड़ी किच्छा चीनी मिल में पेराई शुरू न होने के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। चीनी मिल परिसर में पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि सरकार में प्रदेश की चीनी मिलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का कहना है कि चीनी मिल का लगातार मेंटेनेंस खराब होने के चलते चीनी मिल में पेराई का काम बाधित हो रहा है। वहीं चीनी मिल खराब होने के चलते किसानों के सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक चीनी मिल परिसर में खड़े हो गए हैं, जिससे किसानों को अपने रोजमर्रा के काम में भी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। तो प्रदेश सरकार पर यहाँ पे निशाना साधा गया। किसानों को कई तरह की चूंकि परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, उनके जो ट्रक हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, वो गन्ने से लदे हुए पिछले कई दिनों से शुगर मिल में ही खड़े हैं और लोगों को, किसानों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में चीनी मिलों की हालत बद से बदतर हो रही है। और रुड़की के लक्सर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने तहसीलदार सुशीला कोठियाल के साथ अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त टीम बनाकर लक्सर हरिद्वार रोड पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 डंपर और 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध खनन पाया गया। सभी खनन से भरे वाहनों को तहसील परिसर में खड़ा कर अलग अलग धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और प्रशासन की कार्रवाई को देख खनन माफियाओं में अब डर है। लेकिन आखिर खनन कैसे हो रहा था, माफिया कैसे सक्रिय थे, ये सवाल जरूर यहाँ पे उठ रहा है। तो बहरहाल प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त है और ऐसे माफिया, ऐसे वाहन जो अवैध खनन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने खनन से भरे वाहनों को पकड़ा है और खनन एक्ट की धाराओं में वाहनों को सीज किया गया है। रुद्रप्रयाग के जावड़ी बाईपास के करीब बने एक पुल पर बेकाबू ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ये बेकाबू ट्रक अलकनंदा नदी में जा गिरा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी डीडीआरएफ को दी और मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त वाहन में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कहीं तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं पे जल्दबाजी और कहीं पे नियमों की अनदेखी, ये वो वजह है जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे। और लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में साइबर थाना खोला गया है। एसएसपी ने बताया कि कुमाऊं में होने वाले साइबर क्राइम को देखते हुए थाने की स्थापना की गई है। इस थाने की स्थापना के बाद लोगों से ऑनलाइन ठगी समेत कई दूसरे तरह के जो अपराध हो रहे हैं उनके साथ उन्हें रोकना प्राथमिकता होगी और जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोगों को शिकार बनाया जा रहा है इंटरनेट के जरिए, दूसरे माध्यम से, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। आज बड़ी खुशी की बात है कि 9 वर्ष के पहले दिन उधम सिंह नगर में अस्थायी साइबर थाना का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। पहले उत्तराखंड में जैसे आप लोग सभी विदित हैं कि देहरादून में खोला गया था और कुमाऊं क्षेत्र से जितने भी साइबर से रिलेटेड, जितने क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो जाते थे, ज़रा कुछ व्यवहारिक दिक्कतें दूरी के लिहाज से लोगों को होता था, अब वो समस्याओं का निराकरण हो गया है। कुमाऊं रेंज से जितने भी इस तरह के क्राइम, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज यहाँ पर आएंगे, उनका निराकरण यहीं हो गया, यहीं इसी तरफ से होगा। और इस थाने के माध्यम से भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी जन जागरूकता के कार्यक्रम होंगे वो भी संचालित होंगे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।